हेलो एवरीवन, यथार्थ आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ न केवल हम आईएएस की तैयारी करते हैं बल्कि आरएएस की भी तैयारी करते हैं। तो ये आप दिमाग में रखें कि यथार्थ आईएएस में आरएएस की तैयारी भी होती है। चलिए आरएएस एग्जाम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और कई सारे सवाल आपके दिमाग में जब इस एग्जाम को लेकर आते हैं उनमें से कुछ सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एसडीएम साहब जिनको आप जानते हैं, जिनको आप बहुत बड़ा अधिकारी मानते हैं, उनकी तनख्वाह कितनी होती है, उनकी सैलरी कितनी होती है? एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो एसडीएम तो एक अधिकारी होता है, उनको मजिस्ट्रेट क्यों कहा जाता है? मजिस्ट्रेट तो उसको कहा जाता है जो न्यायिक मामलों का जो है अधिकारी होता है। तो मजिस्ट्रेट क्यों लगाते हैं एसडीएम के आगे? एम फॉर मजिस्ट्रेट। तो एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर और एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, क्या ये दो अलग अलग पोस्ट है या एक ही पोस्ट है? अगर एक ही पोस्ट है तो एक जने को ये दो अलग अलग काम कैसे दे रखे हैं उसके बारे में समझेंगे। तीसरी चीज, मान लिया आप जयपुर जिले से हैं और आप एसडीएम बन गए हैं, तो क्या आपको नौकरी के बाद जयपुर जिले में आपकी पोस्टिंग हो सकती है या नहीं हो सकती? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी जानेंगे। आरएएस प्रमोट होके क्या आईएएस अधिकारी बन सकता है? क्योंकि आरएएस प्रीलिम्स 2021 में ऐसा प्रश्न आया था। तो क्या प्रमोट होकर आप आईएएस बन जाओगे अगर आप आरएएस में आपका चयन होता है? अगला सवाल, क्या एसडीएम डिप्टी एसपी को आदेश दे सकता है? एक तो आपके जो है एसडीएम साहब लगे हुए हैं, एक डीवाईएसपी लगा हुआ है, तो क्या एसडीएम जो है डीवाईएसपी को ऑर्डर दे सकते हैं? आरएएस को नौकरी से निकाला जा सकता है क्या? अगर निकाला जा सकता है तो कौन निकालता है? आरएएस को लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलती है क्या? तो गाड़ी तो मिलती है, आजकल ये लाल बत्ती वाली गाड़ियां तो बंद हो गई है। सामान्यतः कितने रैंक तक एसडीएम की पोस्ट मिल जाती है? इस तरह के कई सवाल जो आप सबको पता होने चाहिए आरएएस की तैयारी करने से पहले, उनके बारे में जानेंगे। जनरली हमारी टेंडेंसी होती है कि हम किसी परीक्षा की तैयारी शुरू कर देते हैं लेकिन उस नौकरी के बारे में हमें डिटेल में जानकारी नहीं होती। तो सबसे पहले आज के सेशन में जो आरएएस की विभिन्न नौकरियां हैं उसके बारे में एक सामान्य जानकारी लेंगे, ताकि अल्टीमेटली आप उस तैयारी करोगे 2 साल 3 साल 5 साल, लेकिन जिस नौकरी में जाना चाहते हो उसके बारे में जानो तो सही एक बार, तो उसको जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आरएएस का एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन कौन सी स्टेजेस होती है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूं कि हमारा जो है सामान्य परिचय क्या है। तो मेरा नाम अशपाल जनवा है, क्वालिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन पर है, बीएससी एमबीए। आरएएस एग्जाम जिसकी आप तैयारी शुरू कर रहे हैं या करने वाले हैं या आपने कर दी है, तो आरएएस 2013, 2016 और 2018 तीनों एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ है। 2016 और 18 में तो मैं फाइनली सेलेक्टेड हूँ, 13 में मैंने इंटरव्यू भी दिया था, एसएससी सीजीएल में सेलेक्टेड हूँ। 7 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है आरएएस एग्जाम के लिए और अलग अलग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आरएएस परीक्षा को समझते हैं। देखिए आईएएस के एग्जाम को आप सभी जानते हैं। आईएएस का एग्जाम को हम लोग जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उस एग्जाम के थ्रू क्या करते हैं, भारत देश में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसके चयन का एग्जाम है, भारत देश के लिए ही। वैसे ही राजस्थान राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए चयन के लिए जो एग्जाम होता है उसका नाम है आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इस एग्जाम के थ्रू कौन कौन सी पोस्ट पर चयन होता है? कई बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आरएएस एग्जाम के थ्रू खाली एसडीएम बनते होंगे, खाली आरपीएस बनते होंगे और एक दो नौकरियां और है। नहीं, आरएएस एग्जाम के थ्रू 35 पोस्ट, 34-35 पोस्ट है जिन पर आपका चयन हो सकता है। गांवों में जनरली क्या अज्यूप्शन है, आपका आरएएस में सिलेक्शन हो गया तो आप एसडीएम साहब हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका आरएएस में सिलेक्शन हो, आपकी नीचे वाली रैंक है, तो आपको अलाइड सर्विस मिलेगी। तो कौन कौन सी नौकरियां हैं जिनके लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा का एग्जाम जो है आयोजित होता है, तो वो सर्विसेज आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आरएएस का एग्जाम जो है 2 तरह की सेवाओं के लिए होता है, राज्य सेवाएं यानी स्टेट सर्विस और अधीनस्थ सेवाएं यानी अलाइड सर्विस। राज्य सेवाएं मतलब वो सेवाएं जिनकी ग्रेड पे, जिनकी तनख्वाह ज्यादा है, कितनी, 5400 ग्रेड पे और 4800 ग्रेड पे। 5400 और 4800 ग्रेड पे वाली जो नौकरियां हैं वो राज्य सेवाओं की नौकरियां हैं। और
जो इनके नीचे जो ग्रेड पे है, जैसे 4200 ग्रेड पे और 3600 ग्रेड पे, ये जो ग्रेड पे की नौकरियां हैं वो अलाइड सर्विसेज है। तो ये बात आप दिमाग में रखें कि जो आरएस का एग्जाम दे रहे हैं वो आप एक पोस्ट के लिए नहीं दे रहे हैं, खूब सारी सर्विसेज है, ऑलमोस्ट 30 से लेके 35 सर्विसेज है जो आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर है। इनमें से आपको आपकी जो रैंक होगी, मान लिया आप टॉप रैंक है आपकी और आपने प्रायोरिटी फॉर्म जो है, प्रेफरेंस फॉर्म है, उसमें सबसे पहले एसडीएम भरा है और आपकी फर्स्ट रैंक है तो आपको एसडीएम मिल जाएगा। अगर आपकी 500 रैंक है तो आपकी रैंक के हिसाब से आपको इनमें से कोई एक नौकरी मिलेगी। तो ये ध्यान रखें। आरएस एग्जाम, एसडीएम, आरपीएस, अकाउंट सर्विस और अन्य जो सर्विसेज हैं, सहकारी सेवा, नियोजना, कारागार, उद्योग, राज्य बीमा, इन सारी सर्विसेज के लिए होता है। आईएएस में भी ऐसा ही कुछ है। तो ये थोड़ा क्लैरिटी आप अपने दिमाग में रखें। सर्विसेज के नाम आप यहां पर भी क्लियरली देख सकते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी एसडीएम, राजस्थान पुलिस सेवा यानी आरपीएस, लेखा, सहकारी सेवा, नियोजना यानी प्लानिंग, कारागार, इंडस्ट्री, उद्योग, बीमा यानी इंश्योरेंस, जो कमर्शियल टैक्स, ये सारे जो है अलग अलग सर्विसेज है। अब हम सबके दिमाग में ये आता है कि मेरी कितनी रैंक हो कि मुझे एसडीएम मिल जाए, मेरी कितनी रैंक हो कि मुझे आरपीएस मिल जाए, राजस्थान पुलिस सेवा मिल जाए, मेरी कितनी रैंक हो कि मुझे अकाउंट सर्विस मिल जाए। तो ये देखिए, ये वैकेंसी इस पर डिपेंड करता है। मान लिया किसी साल 1000 वैकेंसी है और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको एसडीएम पोस्ट के लिए कम से कम जो है टॉप 40 या 50 पोस्ट में आना पड़ेगा, टॉप 40 या 50 रैंक में आना पड़ेगा, तब चांसेस है आपको एसडीएम मिल जाए। आरपीएस के लिए उसके थोड़ा नीचे। तो इस तरीके से रैंक, अगर आप जनरल कैटेगरी आपको टॉप में आना पड़ेगा अगर आपको एसडीएम की पोस्ट। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। एसडीएम साहब जिनको आप देखते हैं, जिनके पास गाड़ी है, ठीक है, जिनके पास सरकारी बंगला है, तो ये जानते हैं ना उनकी तनख्वाह कितनी है, सैलरी कितनी है ना। तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा और मुझे भी आश्चर्य हुआ था जब मैंने पहली बार जाना था कि एसडीएम साहब को शुरू के 2 साल, फिलहाल अभी वर्तमान स्थिति की बात कर रहा हूँ, एसडीएम साहब को शुरू के 2 साल लगभग 39,000 रुपए मिलते हैं। कितने? 39,000 रुपीज ओनली। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं लगते ही मेरी जो तनख्वाह है 1 लाख रुपए हो जाएगी, वैसा कुछ भी नहीं है। 39,000 रुपए 2 साल लगभग फिक्स पे है ये, ना तो दूसरे साल आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, ना ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। राजस्थान सरकार में ये नियम है, फिक्स्ड पे मिलता है शुरू के 2 साल, चाहे आप एसडीएम हैं, चाहे वो आरपीएस है, चाहे अकाउंट्स कैडर में है। शुरू में जो स्टेट सर्विस है उनमें बेसिक फिक्स्ड पे मिलता है। तो एसडीएम को 39,000 रुपये, आरपीएस को भी 39,000 रुपये। 2 साल आपने नौकरी कर ली, उसके बाद में आपको जो है पूरी तनख्वाह मिलना चालू होता है। जो स्टेट सर्विसेज की पोस्ट है, जैसे एसडीएम हो गए, आरपीएस हो गए, उनकी 5400 ग्रेड पे है। इसको बोलते हैं L14। एल का मतलब लेवल। जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी है उनकी तनख्वाह का लेवल बना रखा है, लेवल L1, L2, L3 और 4। तो L12, L14 पर जो है एसडीएम, आरपीएस की पोस्ट है 5400 ग्रेड पे। तो लगभग जो है एसडीएम की 2 साल के बाद में जो नेट सैलरी आती है वो 65,000 के आसपास आती है, 65,000, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, इतना आपके खाते में नेट तनख्वाह आएगी, 65,000 रुपये। आरपीएस के भी यही केस है। जो ये 5400 ग्रेड पे की बात हो रही है। 4800 ग्रेड पे में थोड़ी और कम, 55,000 के आसपास, ठीक है। फिर 4200 ग्रेड पे में और कम, 36,000 ग्रेड पे में और ज़्यादा कम। एक इंटरेस्टिंग बात, तहसीलदार साहब जिनको हम देखते हैं और जिनको जो है काफ़ी रेस्पेक्ट से देखा जाता है, अगर सैलरी के मैटर में देखा जाए तो उनकी ग्रेड पे सिर्फ 4200 है। कितनी? 4,200। देखिए ग्रेड पे जो है 5400, 4800 और 4200। तो आपके जो तहसीलदार साहब है, आरटीएस, राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज, उनकी ग्रेड पे 4200 ही है। तो तहसीलदार साहब की तनख्वाह जो है बहुत कम है और शुरू में 2 साल जब फिक्स्ड पे है तो काफ़ी कम सैलरी मिलती है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखें, ये क्लैरिटी आपको दिमाग में होनी चाहिए। तो सैलरी
जो है वो थोड़ा सा जानकारी दी है मैंने, आपको आश्चर्य हुआ होगा इसके बारे में जानकर। तो तैयार रहें, अगर आप एसडीएम हैं तो आपको 39,000 में 2 साल तक गुजारा करना है। आरपीएस है तो भी यही है। प्रोबेशन, तो 2 साल का प्रोबेशन या परिवीक्षा काल होता है। जब प्रोबेशन का मतलब क्या है कि आपकी एक टाइप की ट्रेनिंग चल रही है, अभी आप पक्के नहीं हुए, आपकी परमानेंट नहीं हुए हो, तो 2 साल बाद जो है एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करो, फिर आप पक्के हो जाते हो, परमानेंट हो जाते हो। 2 साल का प्रोबेशन है। ट्रेनिंग वगैरह कहाँ पर होती है, कैसी होती है? आरएस अधिकारियों की, तो आपने नाम सुना होगा HCM रीपा, हरीशचंद्र माथुर, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जयपुर में JLN मार्ग है, यहाँ पर शिक्षा संकुल है, वहाँ शिक्षा संकुल के आसपास एरिया में वहाँ OTS चौराया है, OTS चौराहे के पास में HCM रीपा की बिल्डिंग है। यहाँ पर आरएस अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है? तो ट्रेनिंग में अलग अलग जो है फेज है। जैसे अभी 2018 के बैच की ट्रेनिंग की मैं बात करूं तो 5 फेजेज में ट्रेनिंग हो रही है उनकी। शुरू में जब जैसे मान लिया आपका आरएस में चयन हो गया और आपकी चयन की लिस्ट आ गई कि आपको एसडीएम वगैरह मिल गया है और आपकी ज्वाइनिंग आ गई, तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे और आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, 3 मंथ की, फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं उसको। शुरू में जाते ही 3 महीने की ट्रेनिंग, ये 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद में आपको फील्ड में भेज देंगे। फील्ड का मतलब जैसे जिलों में भेज देंगे, जैसे आपको कुछ बच्चों को भेज दिया प्रतापगढ़ जिले में, कुछ को भेज दिया चित्तौड़गढ़ में, कुछ को भेज दिया जयपुर जिले में। फील्ड ट्रेनिंग होती है। तो पहले फाउंडेशन ट्रेनिंग, फिर फील्ड ट्रेनिंग, फिर आप जो है दोबारा जो है HCM हरीशचंद्र माथुर इंस्टीट्यूट रीपा में आ जाओगे। अगेन आपकी इसके बाद में फील्ड ट्रेनिंग होगी और दोबारा जो है फील्ड से लौट कर आप जो है HCM रीपा में आ जाओगे। तो ट्रेनिंग जो है 5 फेज में हो रही है। शुरू में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फिर फील्ड, फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फिर फील्ड और फील्ड जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये लास्ट फेज है। तो लगभग जो है 12 महीने 13 महीने के आसपास की ट्रेनिंग होती है। फील्ड ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग, इसका एक हेल्दी मिक्सचर रहता है आपके ट्रेनिंग में। अगर मैं आरएस की बात करूं तो ये जो HCM रीपा की जो यादें हैं वो आपके करियर में एक हमेशा से, जैसे मान लो कॉलेज डेज की जो याद रहती है ना, आपने ग्रेजुएशन किया, कॉलेज में रहे आप, तो वो जो यादें हैं, तो HCM रीपा की यादें जो है लोग जो है अपने साथ में रह के रहते हैं। कई लोग इवन अगर आपका अनमैरिड है, अगर आपको कोई जीवन साथी भी वहां पर मिल सकता है, ठीक है, तो सारे ऑप्शन खुले हैं। तो बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग करें। आरएस में चयन होने के बाद HCM रीपा में लगभग 12-13 महीने का शेड्यूल है। ट्रेनिंग के बाद में आपकी पोस्टिंग होती है, फर्स्ट पोस्टिंग। अभी प्रोबेशन का टाइम ही चल रहा है, 1 साल आपने ट्रेनिंग कर ली, अब प्रोबेशन का टाइम ही चल रहा है 2 साल का। तो फर्स्ट पोस्टिंग में आपको अटैच करते हैं। अटैच का मतलब किसी अधिकारी के साथ आपको अटैच कर दिया, किसी एसडीएम के साथ आपको लगा दिया, कलेक्टर के साथ लगा दिया और आप वहां पर काम कर रहे हैं। तो 2 साल का प्रोबेशन वगैरह है। 2 साल के प्रोबेशन के बाद में आपको एज ए एसडीएम, अगर आप एसडीएम की पोस्ट के लिए चयन हुआ है तो आपको एज ए एसडीएम लगा देंगे। अगर आपका आरपीएस की पोस्ट के लिए चयन हुआ है तो आपको एज ए आरपीएस लगा देंगे। ये शुरू में एक बेसिक आइडिया है। चलो भाई, होम डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन बड़ा सबके दिमाग में आता है कि यार मेरा, अगर मैं चित्तौड़गढ़ जिले से हूँ तो मैं चित्तौड़गढ़ का एसडीएम बनूंगा, ठीक है, अपने एरिया में, अपने समाज में मेरा बहुत नाम होगा, वहाँ के लोग मुझे जानेंगे। तो दिमाग में सबसे पहले तो क्या होम जो डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, आप चित्तौड़गढ़ के हैं, क्या आप चित्तौड़गढ़ के वहाँ के एसडीएम आपको लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस में जनरली फील्ड जो ऑफिसर है, जनरली फील्ड ऑफिसर या फील्ड ऑफिस में आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं होगी। सामान्य रूप से कुछ अपवाद हो सकते हैं। तो अगर आप चित्तौड़गढ़ के हैं तो वहां के एसडीएम आपको सामान्य रूप से नहीं बनाया जाएगा, आरपीएसपी फील्ड ऑफिसर को। लेकिन मान लिया वहां पर चित्तौड़गढ़ में कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है,
तो वहाँ के आपको डायरेक्टर या वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर वगैरह आपको लगा सकते हैं। तो इस तरह का प्रोविजन है। तो फील्ड ऑफिस में जनरली होम डिस्ट्रिक्ट नहीं देते हैं एसडीएम आरपीएस वगैरह को। प्रमोशन कब होता है, कितने साल में होता है? तो अगर मैं एसडीएम की बात करूं तो एसडीएम का प्रमोशन तो वैसे हर जगह प्रमोशन जो है वैकेंसी पर डिपेंड करता है। मान लिया आप एसडीएम हो और आप हायर ग्रेड में प्रमोट होना चाहते हो तो ऊपर वैकेंसी खाली है या नहीं है? वैकेंसी खाली नहीं है तो नहीं होगा प्रमोशन। लेकिन लगभग जो है 8-9 साल में एसडीएम का प्रमोशन हो जाता है। और आगे जो है एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी डायरेक्टर, इन पदों के लिए प्रमोशन होता है आरएस ऑफिसर का 8-9 साल में। नाउ एसडीएम तो एक पर्टिकुलर कैडर हो गया। अगर मैं कुछ और कैडर की बात करूं जैसे अकाउंट सर्विस, अकाउंट्स में बहुत फास्ट प्रमोशन है, तुरंत जो है जल्दी जल्दी आप प्रमोट हो जाते हैं। तो कैडर पर डिपेंड करता है कि वहां पर जनरली ट्रेंड क्या रहा है, धीरे प्रमोशन है या फास्ट प्रमोशन है, वैकेंसीज कितनी है, तो इस तरीके से होता है। अब एक सवाल दिमाग में आता है कि क्या आरएस जो अधिकारी है वो प्रमोट होकर आईएएस बन सकता है क्या? आईएएस अधिकारी प्रमोट होकर आईएएस बन सकता है क्या? जनरली ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। आरएस प्री 2021 में क्वेश्चन भी आया था कि ऐसा कब हुआ है कि आरएस अधिकारी जो है प्रमोट होकर आईएएस बना है। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है, लेकिन सामान्य रूप से आरएस कैडर वाला जो अधिकारी हैं इसी कैडर में रहते हैं, वो एडीएम वगैरह जो है इन पोस्ट पे रहते हुए उनका रिटायरमेंट हो जाता है। चलिए, टर्मिनेशन और डिसिप्लिनरी एक्शन, आरएस को नौकरी से कौन निकाल सकता है? तो देखो, नौकरी पे लगाता कौन है? नौकरी पे लगाता है डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल, कार्मिक विभाग। नौकरी पे आपका जो नौकरी का जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना वो डीओपी का आएगा। तो लगाने वाला भी डीओपी और निकालने वाला भी डीओपी। इस लेटर पर आपके राज्यपाल के साइन रहेंगे। तो आपको नौकरी से कौन निकाल सकते हैं? राज्यपाल महोदय। ठीक है। डिसिप्लिनरी एक्शन भी आपका जो है डीओपी ही लेगा। जैसे मान लिया आप एसडीएम हैं, ठीक है, या आप अकाउंट सर्विस में लगे हुए हैं जयपुर में, और जिस डिपार्टमेंट में हैं आप, तो वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपनी जो है रिकमेंडेशन देगा डीओपी को कि इस अधिकारी ने ये इस करप्शन केस में फंस गया था ये, और इसके खिलाफ ये चार्जेस है। तो डीओपी जो है फाइनल एक्शन लेगा और उन पर जो है अगर टर्मिनेशन होता है तो राज्यपाल के, गवर्नर के साइन होंगे। तो टर्मिनेशन इस तरीके से होता है। कुछ और बेसिक चीजें, सैलरी हम देख चुके हैं। आरएस अगर आप एसडीएम साहब हैं तो ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिलेगा, एक सरकारी व्हीकल मिलेगा, लाल बत्ती वाला नहीं, लाल बत्ती आजकल बंद हो चुकी है। एक सिक्योरिटी गार्ड रहेगा आपके क्वार्टर पर। आप अधिकारी हैं, कोई आपकी जो है थ्रेट हो सकता है आपकी लाइफ को, तो जो है सिक्योरिटी गार्ड रहेगा। कुक वगैरह मिल जाते हैं जनरली। तो ये सारी चीजें। काम क्या करता है? देखो, हम सबको लगता है कि आरएस की जो एग्जाम है बहुत टफ है। इतना टफ एग्जाम क्यों बनाया? आईएएस का एग्जाम बहुत टफ है, इतना टफ एग्जाम क्यों बनाया? तो उसके लिए आपको काम देखने पड़ेंगे, क्या क्या काम करते हैं एसडीएम साहब। तो सबसे पहले तो राजस्व का कार्य, रेवेन्यू फंक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार को जो भी राजस्व आ रहा है जमीनों से स्पेशली, उसके सारे काम जो है एसडीएम साहब देखते हैं, तहसीलदार साहब देखते हैं। मजिस्ट्रेलियल फंक्शन यानी न्यायिक कार्य, तो वैसे तो न्याय का काम जज का है, लेकिन कुछ न्यायिक कार्य दे रखे हैं। तो जब रेवेन्यू फंक्शन करता है अधिकारी, तब उसको एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर कहा जाता है। और जब न्यायिक कार्य करता है तो उसको एसडीएम कहा जाता है। तो शुरू में मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे कि एसडीएम और एसडीओ क्या एक ही है? तो बेसिकली एक ही अधिकारी है। जब ये राजस्व के कार्य कर रहा है या न्यायिक कार्य नहीं कर रहा है तब उसको एसडीओ बोलेंगे। जब वो न्यायिक कार्य कर रहा है तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलेंगे। अब कौन से न्यायिक कार्य करेगा? न्यायिक कार्य करने के लिए जज है। तो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर यानी कि न्याय व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य जो है सब डिवीजन या उपखंड में किसका है? एसडीएम का है। उस मैटर में कुछ न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, उसमें जज का रोल अदा कर सकता है।
पहला। दूसरा, रेवेन्यू के मैटर में मान लिया जमीन को लेकर दो लोगों के झगड़ा है, ठीक है, उस मैटर में भी न्यायिक जो है जज की भूमिका निभा सकता है, मजिस्ट्रेट का कार्य कर सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट कार्य है एसडीएम का। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कोविड-19 कोरोना वायरस आ गया था, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पर आग लग गई, सूखा पड़ गया, इस तरह की आपदाओं में एक महत्वपूर्ण कार्य अदा करता है एसडीएम। कई सारे अन्य फंक्शन हैं। मान लिया आपके उपखंड में भारत के प्रधानमंत्री ने विजिट किया है ना, तो एक प्रोटोकॉल होता है इस तरह के, जब उच्च लेवल के अधिकारी विजिट करते हैं तो प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो कराना, उनका स्वागत करना, सत्कार करना, ये सारे काम भी जो है एसडीएम के रहेंगे। तो एक एक काम को देखते हैं जल्दी से। रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में जो है लैंड का रिकॉर्ड मेंटेन करना, जो उपखंड है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल ऑफिसर क्या करेगा? सब डिवीजन उपखंड के जितनी भी सरकारी जमीन है और जितनी भी अन्य जमीन है, प्राइवेट जमीन, उसका रिकॉर्ड रखेगा। एक किताब, एक डायरी जिसमें सब कुछ लिखा हुआ कि इस उपखंड में इन लोगों के पास इतनी इतनी जमीन है, ये रिकॉर्ड है। भूराराम के पास 10 बीघा जमीन है, उसकी जमीन का रकबा या ये सारा रिकॉर्ड है, ठीक है। फला फला गांव में ये जो है चरागा भूमि है, ये सारा लैंड का रिकॉर्ड। कैरिंग आउट डिमार्केशन एंड म्यूटेशन, नामांतरण खोलना, ठीक है, बाउंड्री निर्धारित करना, ये सारा काम। कस्टोडियन ऑफ पब्लिक लैंड, यानी कि जो सरकारी भूमि है उसकी देखरेख करने का काम, उसका स्वामित्व, उसका रिकॉर्ड रखना, उसकी रक्षा करना, ये सारा काम एसडीएम का है। और कंडक्ट ऑफ रेवेन्यू केसेस, तो मजिस्ट्रेट का जो फंक्शन है, जैसे मान लो कोई रेवेन्यू केस आ गया तो उनका निपटारा वगैरह करना, ये सारा काम जो है। दूसरा, मजिस्ट्रेट के फंक्शन मैंने समझाया थे आपको कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सबसे जिम्मेदार जो व्यक्ति है वो एसडीएम है। अगर तो इस मैटर में कोई भी अगर न्यायिक फैसला सुनाना है तो मजिस्ट्रेट सुना सकता है, एसडीएम। कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ पुलिस, आरपीएस। देखो, हमने क्वेश्चन पूछा था क्या एसडीएम जो है डीवाईएसपी को ऑर्डर दे सकता है? बिल्कुल दे सकते हैं, एसडीएम जो है डीवाईएसपी को ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि जो पुलिस का सुपरविजन और कंट्रोल जो है वो एसडीएम के हाथ में है, तो वो उनको दिशा निर्देश दे सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। जेल का निरीक्षण कर सकते हैं और धारा 144 लगाना। कोविड के टाइम पर जो है खूब धारा 144 लगी है, वो किसने लगाई थी? अपने उपखंड में उपखंड अधिकारी या एसडीएम ने लगाई थी। तो ये सारे न्यायिक कार्य है। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन में सॉरी, आपदा प्रबंधन में कैसे? मान लिया कोई भी जो है कालामिटी या कोई आपदा आई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, आग लग गई, तो ऐसे मामलों में लोगों का रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, लोगों को तुरंत जो है रिलीफ प्रोवाइड कराना, उनको दूसरी जगह पे स्थापित करना, उनको जॉब वगैरह दिलाना, ये सारा काम जो है एसडीएम का है। डिजास्टर मैनेजमेंट का जो प्लान है उसको कोऑर्डिनेट करना। नेचुरल मैनमेड दोनों डिजास्टर हो सकते हैं, एक तो प्राकृतिक डिजास्टर और प्राकृतिक आपदा हो या मानव निर्मित आपदा हो, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, कोविड-19 जैसी आपदाओं में। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है आपदा प्रबंधन में। आगे चलते हैं, कई सारे अन्य काम हैं, काम यहां तक खत्म नहीं हुए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ इलेक्शन, चुनाव में ड्यूटी लगती है एसडीएम साहब की, तहसीलदार साहब की, अन्य आरपीएस अधिकारियों की, तो रिटर्निंग ऑफिसर है चुनाव में, चुनाव कंडक्ट कराना। सेंसस ऑफिसर, 2011 का सेंसस, आगे भी जो भी सेंसस आएगा तो चुनाव अधिकारी की भूमिका निभाएंगे, ये सारा काम है उनका। प्रोटोकॉल ऑफिसर, आपके उपखंड में किसी महत्वपूर्ण अधिकारी ने विजिट किया तो आप प्रोटोकॉल ऑफिसर हो। प्रोटोकॉल का मतलब उनको रिसीव करना, उनको जो है स्वागत करना, ये सारा का जो काम है वो प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, तो प्रोटोकॉल ऑफिसर है। सेरेमोनियल फंक्शन, इसका मतलब क्या है? अभी 26 जनवरी गई है, 26 जनवरी पर आपने किसी एसडीएम की फोटो देखी होगी कि वो झंडारोहण कर रहे हैं, ठीक है, सैल्यूट मार रहे हैं, तो इस तरह के जो सेरेमोनियल फंक्शन जो है वहाँ पर जो है उपखंड को रिप्रेजेंट करना और
पीआरओ, पीआरओ का मतलब पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, लोगों के साथ लाइजनिंग रखना, अन्य जो है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ लाइजनिंग रखना, ये सारे काम जो है एसडीएम के हैं। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, इसका मतलब क्या है, आपदा के समय जो है आप जो है क्राइसिस मैनेजर, आपको आपदा प्रबंधन करना है, सप्लाई ऑफ फूड, भोजन की व्यवस्था करना, इसेंशियल कमोडिटीज की व्यवस्था करना, मान लिया सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो अनिवार्य आवश्यकता की जो चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान, इसकी व्यवस्था कराना, वेलफेयर के फंक्शन करना, कई सारे अदर फंक्शंस जो है वो सारे काम जो है एसडीएम के। तो काफी आप देख सकते हैं वाइड एरिया है। अब आरएस का एग्जाम इतना टफ क्यों होता है, आपको एज ए एसडीएम इतने सारे काम करने हैं। अगर आपको इतने सारे काम करने हैं तो आपको एक तो ज्ञान होना चाहिए, यू शुड हैव द नॉलेज, आपको ज्ञान भी है, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए अगर आपके जो है ये सारा सीख सके। तो ये एग्जाम इतना टफ है क्योंकि आप एक पूरे के पूरे उपखंड या सब डिवीजन के लाखों लोग जो रहते हैं उनकी जीवन के इतने सारे महत्वपूर्ण फैसले आप लेंगे, इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग इन एग्जाम में अपीयर होते हैं। ये टफ एग्जाम होते हैं, तो कारण भी है क्योंकि आपको जिम्मेदारी खूब सारी दी जा रही है, तो उसको निर्वहन के लिए आप में कैपेबिलिटी है या नहीं है, उसका टेस्ट है आरएस एग्जाम। थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं एग्जाम के बारे में। एक तो कितनी साल तक की एज तक आप दे सकते हैं, मिनिमम एज तो है 21 साल, अगर आप 18 साल के तो आप भी नहीं दे सकते, 3 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। 40 साल तक आरएस का एग्जाम दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अटेम्प्ट होते हैं क्या आरएस एग्जाम में? अटेम्प्ट नहीं होते। 40 साल की उम्र तक आप जितने अटेम्प्ट देना चाहो दे सकते हो। इस 40 साल में कैटेगरी में छूट है, ओबीसी में 3 साल की छूट, अदर कैटेगरीज में एससी एसटी में 5 साल की छूट, इस तरीके से रिलैक्सेशन है। सॉरी, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन कर रही हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो या फाइनल ईयर में भी हो, बीए कर रखी, बीए 3rd ईयर में हो तो भी दे सकते हो आरएस का एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपरेशन के लिए आरएस अगर आपको बनना है तो कौन कौन सी स्टेज है? स्टेज 1 2 3। प्री का एग्जाम देना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद मेंस का देना पड़ेगा और फिर इंटरव्यू। 3 स्टेजेस है। प्री जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्यों लिख रहा हूं, प्री के एग्जाम को खाली पास करना है, आपके सिलेक्शन में इन दोनों स्टेज के नंबर जोड़ेंगे, मेंस और इंटरव्यू के। मेंस का जो एग्जाम है उसमें 4 पेपर होते हैं, पेपर 1 2 3 और 4, 4 पेपर, हर पेपर 200 अंक का होता है। तो मेंस का एग्जाम होता है 800 नंबर का। इंटरव्यू जो है 2021 तक ये जो 100 नंबर का हुआ, 2018 तक इंटरव्यू जो है 100 नंबर का था, तो 900 नंबर का जो है, 900 नंबर में आपके जितने आते हैं उसके हिसाब से आपकी रैंक बनती है। मेंस और इंटरव्यू के नंबर जोड़ते हैं और आपको फाइनली जो है सर्विस का अलॉटमेंट होता है। प्री जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं प्री के बारे में। प्री का एग्जाम, प्री में सिर्फ 1 पेपर होता है। आईएएस के प्री में 2 पेपर होते हैं, यहाँ पर 1 पेपर है। 1 पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के हैं वो, 4/3 मार्क्स का हर क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग है कितनी? 1/3, 1/3 अंक कट जाएगा अगर आपने गलत टिक किया। 3 घंटे का पेपर है, ठीक है। तो आईएएस में 100 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 200 नंबर का ही होता है, वहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, वहां पर पेपर जो है 2 घंटे का होता है आईएएस प्री में। यहाँ पर अलग है, 100 क्वेश्चन, यहाँ पर 150 क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर, 3 घंटे का पेपर, एक ही पेपर होता है प्री का, 1 पेपर 150 क्वेश्चन। ये सारी बातें हमने कर ली है। लगभग 15 गुना जो है लोग सेलेक्ट करते हैं, 15 टाइम्स सिलेक्शन होता है। मेंस में 4 पेपर है, 200 अंक का जो है हर पेपर होता है, टोटल 800 अंक का जो है मेंस का एग्जाम होता है। मेंस में 3 घंटे का पेपर होता है, 3 आवर्स का पेपर होता है, और जो है एक दिन में 2 पेपर होते हैं। तो मेंस में 4 पेपर, तो आज 2 पेपर और कल 2 पेपर और मेंस का एग्जाम खत्म कल। इस तरीके से मेंस का एग्जाम होता है, थोड़ा चैलेंजिंग होता है। 6 घंटे आज बैठना है मेंस में, 3 घंटे यानी 2 पेपर, कल भी 6 घंटे बैठना है और कल मेंस खत्म हो जाएगा। इस तरीके से मेंस एग्जाम होता है, तो थोड़ा चैलेंजिंग है। प्री की अगर सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में आपके ये चीजें हैं, क्या क्या? हिस्ट्री
किस कहाँ की हिस्ट्री? भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास। तो हिस्ट्री कौन सी? इंडिया की और राजस्थान की। ज्योग्राफी कहाँ की? इंडिया की, राजस्थान की और वर्ल्ड की। इंडिया, राजस्थान और विश्व का भूगोल। यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है प्री में, प्री में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। पॉलिटी अगेन राजस्थान की और इंडिया की। इकोनॉमी इंडिया की, राजस्थान की और वर्ल्ड की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो जनरल साइंस टेक के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी और करंट अफेयर, करंट अफेयर भी इंडिया का, राजस्थान का और वर्ल्ड का। ये प्री का सिलेबस है। तो कुल मिला के अगर मैं यहां पर लिखूं प्री के सिलेबस को, तो प्री में आ रहा है हिस्ट्री, एच फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और एस फॉर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। हिस्ट्री इंडिया की, राजस्थान की, वर्ल्ड की नहीं है प्री में। ज्योग्राफी इंडिया की, राजस्थान की, वर्ल्ड की। पॉलिटी इंडिया, राजस्थान की। इकोनॉमी इंडिया, राजस्थान, वर्ल्ड की। साइंस इसके अलावा CA यानी करंट अफेयर, समसामयिकी, और मैथ्स प्लस रीजनिंग। ये आपके प्री का सिलेबस। मेंस का सिलेबस तो कुछ टॉपिक है जो प्री में भी है और मेंस में भी है। तो देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक और करंट अफेयर, ये सारी चीजें प्री में भी है, मेंस में भी है। अब आपके लिए थोड़ा आसान है क्या? प्री के लिए जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो मेंस में भी वही है, लेकिन मेंस की तैयारी के लिए थोड़ा सा आपको अलग अप्रोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के आते हैं, फिर भी काफी हेल्प मिल जाती है। तो ध्यान रखना है, कुछ सिलेबस है जो कॉमन है प्री और मेन में। कौन कौन सा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक और करंट अफेयर। तो आप ये देखोगे कि प्री में मैथ्स और रीजनिंग आती है, वो मेंस में नहीं है। एक तो बड़ा मोटा मोटा डिफरेंस यही है। और कुछ सिलेबस है जो खाली मेंस में है, प्री में नहीं है। जैसे मान लिया योगा, स्पोर्ट्स, बिहेवियर एंड लॉ, ये पोर्शन खाली मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ना है। जनरल हिंदी और इंग्लिश पेपर 4 मेंस का, ये खाली मेंस में। एथिक्स जो है वो खाली मेंस में। पब एड और मैनेजमेंट वो भी खाली मेंस में है। सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये अगेन मेंस के सिलेबस में है, प्री में नहीं है। तो जो है ये थोड़ा ध्यान रखना है। आगे प्री को आप कैसे निकालोगे, मेंस के एग्जाम को कैसे कवर करोगे, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि अगर आप SDM बन जाते हैं, आप RS अधिकारी बन जाते हैं, आप अलाइड सर्विस में चले जाते हैं, तो आपको जो है नौकरी के बारे में कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए, वो सब हमने देखा। हमने एक ब्रॉड आइडिया लिया कि RS एग्जाम की स्टेजेस क्या है, प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस जो है वाइडली कवर किया है। डिटेल में हम अगले वीडियो में जाएंगे, जहां हम देखेंगे कि प्री के एग्जाम को कैसे निकालें, आप मेंस को कैसे निकालें। तो आई होप कि आपको सेशन बढ़िया लगा होगा। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यथार्थ IAS पर हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सीरीज में लगातार वीडियो आ रहे हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।